जीनियस कब बोलेंगे तो 140 या फिर 140 से ज़्यादा है उसको जीनियस बोलते हैं। इंटेलिजेंस कब बोलते हैं तो 110 से ज़्यादा है उसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। नॉर्मल होता है 90 to 109, ये नॉर्मल होता है। कभी जीवन भर सीखेगा नहीं, उसको जीवन भर बताना है कि कल को तुम ऐसे चलाओगे, हमेशा जाकर भुला जाएगा तो उसको बोलोगे कैसे तुम पंप करो तब कल पानी देगा, इस तरह से उसको ट्रेन लाइफ टाइम किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जिसमें कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन जाने थे और बेसिक चीज़ जाने थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसी में जर्म थ्योरी पढ़ते हैं उसको भी जानेंगे। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, उसमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा आता है मेंटल रिटार्डेशन, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन को ही। उसके बाद हम लोग जो पिछले वीडियो में जाने थे वर्ल्ड हेल्थ डे का जो WHO थीम देता है उसको भी हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में टॉपिक हम लोग का पहला रहेगा, लिखिएगा हेडिंग देके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेडिंग देके क्या लिखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सेकेंड है हम लोग का लिखिएगा इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। थर्ड है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। और फोर्थ लास्ट है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये चार है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इसको समझिएगा। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ कहने का मतलब कि हेल्थ को किस तरह से हम लोग समझेंगे, इसका मतलब ये है। पहला है बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये बोलता है कि जो हम लोग का बॉडी है ये बेस्ड है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है किस चीज़ पर निर्धारित है, बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर। एनाटॉमी मतलब कि उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि उसके बनावट किस तरह से है, उसका संरचना किस तरह से उस पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। मान लो कि ये मेरा हाथ दो है, दोनों लगभग मान लो कि सेम साइज का है, ठीक। अब ये दोनों सेम साइज के, लेकिन एक वो ज़्यादा काम करता है एक कम काम करता है, तो ये इसका जो फंक्शन है इसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो ये बेस है किस पर, बायोलॉजिकल कंसेप्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, याद रखना। सेकेंड है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल जैसे मतलब हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम होता है, उसका मतलब कि हम लोग के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि इसमें रिलेशनशिप बताता है किसी भी पर्सन के बीच और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, कि वो पर्सन अपने इन्वायरमेंट के लेकर किस तरह से रहता है, क्या करता है, इससे रिलेटेड है। थर्ड है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बताता है रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड, खुद के बॉडी और माइंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। लास्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट बोलता है कि यदि ये तीनों कंसेप्ट एक साथ साइमल्टेनियसली यूज में लिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। याद रखिएगा, पहले बताएं आप लोग को बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट बोलता है कि बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर डिपेंड रहता है। उसके बाद है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी पर्सन और उसके इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। थर्ड है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बॉडी और माइंड के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप। जैसे कई बार होता है कि मान लो कि हम लोग का मूड करता है पढ़ने के लिए, हम लोग बोलते हैं कि आज मन नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार बॉडी बोल रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है कि चलो पढ़ लें, लेकिन आदमी बोलता है कि मन नहीं है। तो जो मन और बॉडी के बीच में गुड कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है उसको हम लोग क्या बोल लेंगे,
साइकोलॉजिकल कंसेप्ट और होलिस्टिक कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये तीनों कंसेप्ट ऊपर वाला कौन कौन सा, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, तीनों के यदि साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ यूज में लिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ कौन सा है, तो बोलेंगे होलिस्टिक कंसेप्ट। इस सभी चीज़ का डिफिनेशन इस सब का लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा बायोलॉजिकल कंसेप्ट का डिफिनेशन। फर्स्ट क्या हम लोग का बायोलॉजिकल का, बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या बोलता है कि इट इज बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। ये बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर बेस्ड रहता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें बोला जाता है कि जो ह्यूमन है वो क्या है, किसी भी तरह का मशीन है, जबकि डॉक्टर जो है उस मशीन का क्या है, मैकेनिक है। इसको लिख लीजिएगा, डेट indicates woman is a live machine and doctor is mechanic of machine। देखो इसमें लिखे हम कि पहले लिखे कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट में कि इट इज़ बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। ये जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर आधारित है। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना और फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन, उसके क्या कार्य है उसके बारे में, ये इस पर आधारित है। सेकेंड चीज़ लिखे हैं कि डेट इंडिकेट ह्यूमन इज अ लाइव मशीन एंड डॉक्टर इज अ मैकेनिक ऑफ मशीन। जैसे हम लोग हैं तो ये तो मशीन नहीं ना, हम लोग हैं इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, गिलास में पानी उठा के पी रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं पर आ जा रहे हैं, तो ये तो मशीन वर्क है, हम लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं। जबकि जो डॉक्टर है ये क्या है, हम लोग के मान लो कि मशीन है तो डॉक्टर के इस मशीन का क्या है, मैकेनिक है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग में कोई भी डिजीज हो जाता है तो क्या करता है, डॉक्टर ही ठीक करते हैं, इसलिए डॉक्टर को क्या बोला गया यहाँ पे, मैकेनिक। जैसे कोई भी गाड़ी है, गाड़ी हो गया मान लो कि वो हो गया मशीन, ठीक, और उसको जो बनाता है उसको हम लोग मैकेनिक बोलते हैं। तो जो बना रहे हम लोग मशीन हो गए तो हम लोग को बनाएगा डॉक्टर, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर को मैकेनिक बोला गया है। ये है बायोलॉजिकल कंसेप्ट में, इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड नंबर है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट में बोलता है क्या कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में, कि इसमें ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। इन्वायरमेंट के बीच में गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, ये बोलता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। थर्ड लिख लीजिएगा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या बोलता है कि गुड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। कहाँ पर, बॉडी एंड माइंड के बीच में क्या होना चाहिए, गुड रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप। कई बार तो मन करता है कुछ काम करने के लिए, लेकिन शरीर वहाँ से उठ के उस काम को कर पाए इसमें सक्षम नहीं रहता है, तो इस दोनों के बीच में गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा संबंध बोल सकते हैं रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में। फोर्थ नंबर हम लोग का है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट में पहले लिखिएगा कि इट इज़ बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। क्या ये बेस्ट है कंसेप्ट, इट इज़ बेस्ट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ये अच्छा माना जाता है हेल्थ का कंसेप्ट। इसमें क्या किया जाता है कि ऑल एबव थ्री जो है,
ऑल अबव थ्री जो ये है ऊपर वाला बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, तीनों को साइमल्टेनियसली यूज किया जाए उसको बोलते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। लिख लीजिएगा कि यूज थ्री कॉन्सेप्ट, ये तीनों वाला यूज थ्री कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ तीनों को यूज में लिया जाए उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, अब जानेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इसको याद रखिएगा, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ होते कितने हैं, यहाँ पर लिख लेना डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ टोटल 8 डायमेंशन होते हैं। तो क्वेश्चन पहले यही पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से डायमेंशन नहीं है एक्सेप्ट करके। एक बार देख लेते वीडियो में ग्रीन वाला मार्कर आ रहा है कि नहीं। चलो आ जा रहा है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसमें से नहीं होता है। तो जितना लिखवाएंगे 8 ये होता है, इसके बाकी जो बच जाएगा वो नहीं होता है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में पहले लिखिएगा फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन। सेकेंड होता है मेंटल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन। उसके बाद होता है सोशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन। और 3E लास्ट में याद रखेंगे। क्या चीज़ याद रखेंगे? 3E। फर्स्ट E का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल। सेकेंड E का मतलब एजुकेशनल, और लास्ट E का मतलब होता है एजुकेशनल। लास्ट E का मतलब होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। देखो डायमेंशन ऑफ हेल्थ टोटल 8 होते हैं। इसमें से पूछा जाता है, ऑप्शन में रहेगा एक्सेप्ट करके कि इन विच डायमेंशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड एक्सेप्ट, इसको छोड़कर ऑप्शन में 3 गो इसमें से रहेगा, एक नहीं रहेगा। जाना माना एक आता है जो सोसाइटी या फिर होता है, वो नहीं होता है, सोशल होता है, सोशल डायमेंशन। इसको याद रखिएगा। पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन अभी जस्ट इसी के तरह है, बायोलॉजिकल की तरह ही है। बेस्ड होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। लिखिएगा, बोल रहे हैं इसको, जो इसमें से इंपॉर्टेंट है उसमें लिखवाएंगे, नहीं तो बाकी सबको बोलकर समझाएंगे। पहले लिखिएगा फिजिकल डायमेंशन में कि इट इज़ बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। इट रेफरेंस, इसमें क्या रेफर किया जाता है कि जो मेल है उसका क्या होता है, बॉडी वेट 60 kg होना चाहिए, फीमेल का होना चाहिए 55 kg। लिख लेना इसमें रेफरेंस दे करके कि जो मेल है, मेल का बॉडी वेट होना चाहिए 60 kg और फीमेल का होना चाहिए, फीमेल का 55 kg। ठीक, 55 kg फीमेल का बॉडी वेट होना चाहिए। मेंटल डायमेंशन, इस वीडियो में हम लोग मेंटल डायमेंशन को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मेंटल डायमेंशन बोलता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन IQ लेवल। किस चीज़ पर बेस्ड रहता है? IQ लेवल पर बेस्ड रहता है। IQ लेवल किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिनेट नाम जो के साइंटिस्ट है वही दिए थे IQ को। ठीक, IQ लिख लेना, जो भी अभी चीज़ें बोल रहे हैं उसको लिख लेना ताकि आगे आप लोग का टाइम बच जाए। IQ लेवल कौन दिए थे? तो अल्फ्रेड बिनेट दिए थे। IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, MA/CA, गुना में होता है 100। क्वेश्चन पूछा जाता है कि IQ लेवल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, गुना में होता है 100। ये कौन दिए थे? तो अल्फ्रेड बिनेट नाम के साइंटिस्ट हैं, वही दिए थे। उसके बाद नॉर्मल IQ, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। पहले लिखेंगे इसमें मेंटल डायमेंशन में लिखना कि इट इज़ बेस्ड ऑन IQ लेवल ऑफ मैन। IQ लेवल पर बेस्ड होता है। IQ कौन दिए थे? तो अल्फ्रेड बिनेट दिए थे, अल्फ्रेड बिनेट।
ये फार्मूला दिए थे, क्या फार्मूला दिए थे? तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। क्वेश्चन पूछा जाता है आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। बोलेंगे ये क्या है? मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? मेंटल एज मतलब एक्चुअल एज। जैसे मेरा एक्चुअल एज मान लो कि अभी 25 साल है, 30 साल है, 30 साल मान लो कि अभी मेरा एज है, एक्चुअल एज बता रहे हैं समझाने के लिए। मेंटल एज मेरा हो गया 30 ईयर्स, तो इसमें लिख देंगे 30 ईयर्स। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है यहाँ पे कि जो भी साइकेट्रिस्ट रहेगा उस पर एक चार्ट लिस्ट रहता है क्वेश्चंस का। नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो कि डेली चीज़ों से रिलेटेड है, कोई भी उसका नॉर्मल उस एज पर सवाल का जवाब दे सकता है। जैसे रहता है कि पानी कैसे पिएंगे, खाना कैसे खाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, ये सब नॉर्मल उस एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहता है साइकेट्रिस्ट के पास। मान लो कि हम यदि 30 साल वाला वो क्वेश्चन पूछा बता दिए तो वो 31 साल के पूछेगा, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल। मान लो कि हाँ मैं 30 साल के, ठीक, और जवाब दे दिए 35 साल तक में। आज जो 35 साल का आदमी है उतना तक जवाब दे दिए, गुणा में कर देंगे 100। अब इसका कैलकुलेशन जितना आएगा वो हो जाएगा मेरा क्या चीज़? आईक्यू लेवल। नॉर्मल आईक्यू लेवल निकालने का ये तरीका होता है। फुल फॉर्म याद रखना मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुना में होता है 100। पूछा जाता है आईक्यू लेवल से रिलेटेड कितना कितना होता है? तो 140 या फिर 140 से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनियस। क्या बोलते हैं? जीनियस बोलते हैं। 110 या फिर 110 से ज़्यादा होते हैं, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। उसके बाद होता है 90 से 109। 109 इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना होता है? तो बोलेंगे 90 to 109, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल आईक्यू लेवल। अब उसके बाद क्या होता है? ये हो गया नॉर्मल। लेस देन 70, लेस देन 70 को हम लोग बोलते हैं MR, मेंटल रिटार्डेशन। तो लेस देन 70, तो 70 to 89 इसको भी लिख लेना। 70 to 89 को हम लोग बोलते हैं पुअर आईक्यू। क्या बोलते हैं? पुअर आईक्यू। देखो ये जो अभी लिखे हैं ना, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठाकर तुम देख लेना कि पूछा गया है कि नहीं नॉर्मल आईक्यू। एक बार तो आया था कि किसी भी पेशेंट का 99 आईक्यू लेवल है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? तो 99 बताओ इसमें किस में आएगा? 99 किस में आएगा? नॉर्मल में आता है। 70 किस में आएगा? तो 70 वाले को हम लोग मेंटल रिटार्डेशन नहीं बोलते हैं, 70 वाले को हम लोग पुअर आईक्यू बोलते हैं। इसको हमेशा याद रखना। मेंटल रिटार्डेशन 70 से कम वाले को बोलते हैं, मतलब 69 से जो 69 शामिल होगा मेंटल रिटार्डेशन में, लेकिन 70 वाला मेंटल रिटार्डेशन में शामिल नहीं होता है। जीनियस कब बोलेंगे? तो 140 या फिर 140 से ज़्यादा उसको जीनियस बोलते हैं। इंटेलिजेंस कब बोलते हैं? तो 110 से ज़्यादा है उसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। नॉर्मल होता है 90 to 109, ये नॉर्मल होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। मेंटल रिटार्डेशन, देखो ये जो टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन, बहुत दिन से हम सोच रहे थे इसको थोड़ा सा समझा दे। इसको लगभग हम 2-3 महीना से सोच रहे थे कि अब बता दे, अब बता दे। तो 2-3 महीना से ओबीजी पढ़ा रहे थे, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं आ पाया जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। एक बार आया था जब पीडियाट्रिक नर्सिंग बता रहे थे, उसमें आया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बता रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत इसको बताए थे मेंटल रिटार्डेशन को। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल शायद बता रहे थे उसमें वहाँ पर बताए थे, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताए थे। यहाँ पर डिटेल में समझ लेना मेंटल रिटार्डेशन को। मेंटल रिटार्डेशन का टाइप्स पढ़ लेना। टाइप्स होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और लास्ट होता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, ठीक। मूर्ख, महामूर्ख ऐसे होता है इसमें, उसको हिंदी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड बोलते हैं लेस देन 20 उसका आईक्यू रहेगा, उसको बोलते हैं प्रोफाउंड, ठीक। और 20 to
34 IQ रहेगा उसको बोलते हैं सीवियर। लेस देन 25 है, 25 वाला इंक्लूड प्रोफाउंड में नहीं होगा, 25 वाला सीवियर में इंक्लूड होता है। और उसके बाद मॉडरेट हम लोग बोलते हैं 35 to 49 IQ जो रहता है सीवियर में रहता है, और 50 to 69 IQ किस में रहता है, मॉडरेट में रहता है। देखो भाई इसको तुम याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माइल्ड मेंटल MR कब बोलेंगे, मॉडरेट MR कब बोलेंगे, MR मतलब मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर MR कब बोलते हैं, प्रोफाउंड कब बोला जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि इसको बोलते हैं एजुकेबल, एजुकेबल, इसको बोलते हैं ट्रेनेबल, ट्रेनेबल, इसको बोलते हैं डिपेंड, डिपेंड, और इसको बोलते हैं कस्टोडियल, कस्टोडियल। ये जो मेंटल रिटार्डेशन वाला टॉपिक है तुम यूट्यूब पर देखोगे तो इसका अलग से लोग बनाए हैं 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो, उसमें भी यही चीज़ समझाएं। देखो ध्यान से समझना, मेंटल रिटार्डेशन का टाइप 4 टाइप्स के होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कब बोलेंगे, जब किसी भी पर्सन का IQ लेवल 50 ले करके 69 तक रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड MR। मॉडरेट बोलेंगे 35 to 49 IQ लेवल रहेगा, IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट्स, इसको याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट। सीवियर कब बोलेंगे, 20 to 34 रहता है IQ लेवल, उसको बोलते हैं सीवियर। और प्रोफाउंड कब बोलते हैं, जब लेस देन 20 उसका IQ लेवल हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाउंड। अब इसमें आता है कि इसको क्या क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एजुकेबल, इसको बोलते हैं ट्रेनेबल, इसको डिपेंड, इसको कस्टोडियल। एजुकेबल का मतलब कि वैसा घर में बहुत सारे होता भी है मेंटल रिटार्डेशन वाला पेशेंट, उसको एजुकेबल है, यानी कि 50 ले लेकर 69 तक यदि उसका IQ लेवल है तो उसको हम एजुकेट कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि उसको दिन को दिन और रात को रात कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एजुकेट कर रहे हैं। तो मान लो कि अभी दिन है, दिन में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, किसी भी MR वाला पेशेंट जिसमें उसका IQ लेवल इतना है, अभी बोल दिए कि दिन है, दिन में वीडियो बनाया जाता है, हम बनाएंगे, ठीक है। पूरा रात हो गया, रात में भी पूरा लाइटिंग लगा दिए तो उस रात को भी दिन समझेगा, मतलब कि वो समझ रहा है कि जहाँ पर भी पूरा लाइट है, अंजोरा है, उसको हम लोग दिन समझ रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट को हमेशा एजुकेट किया जाता है, किसी भी चीज़ को बताया जाता है, बताएंगे तो डेफिनेटली उस काम को कर पाएगा। मतलब क को इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाता है तो उसको हम लोग बताएंगे तो कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाते। मतलब उसको किसी भी काम से रिलेटेड एजुकेट करेंगे तो कर पाएगा, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएगा। माइल्ड वाला, मॉडरेट वाला ट्रेनेबल है, ट्रेनेबल मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे बहुत सारा जॉब होता है उसमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे आर्मी का ट्रेनिंग होता है 6 मंथ, टीचर का ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि पहले बताएंगे कि इस काम को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सिखाया जाएगा कि ऐसे नहीं, साइकिल इस तरह से नहीं, इस तरह से चलाया जाता है। तो इसको भी ठीक इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। लेकिन बोलेंगे साइकिल तो नॉर्मल आदमी को भी ट्रेन करते हैं, लेकिन एक टाइम तक करते हैं, 2 महीना 4 महीने, उसके बाद एक आदमी सीख जाता है। लेकिन MR वाला कभी जीवन भर सीखेगा नहीं, उसको जीवन भर बताना है कि कल को तुम ऐसे चलाओगे, हमेशा जाकर भुला जाएगा। तो उसको बोलोगे कि ऐसे तुम पंप करो तब कल पानी देगा, इस तरह से उसको ट्रेन लाइफ टाइम किया जाएगा। डिपेंड का मतलब वो किसी भी काम के लिए डिपेंड है, पानी भी चाहिए तो उसको दो, खाना भी चाहिए तो दो, कपड़ा पीछो, सारा काम के लिए वो डिपेंड है। कब रहेगा उसका IQ लेवल 20 to 35 रहेगा, उसमें डिपेंड IQ लेवल बोला जाता है, जिसको सीवियर आता है, डिपेंड के अंदर आता है। कस्टोडियल का मतलब होता है कि वैसा पेशेंट, वैसा चिल्ड्रन जिसका IQ लेवल लेस देन 20 है, इसमें कस्टोडियल वाले में बांध के रखा जाता है। क्या करके, बांध के, क्योंकि यदि इसको खोले तो या तो अपने आप को क्षति पहुंचाएगा, हार्म करेगा, फिर दूसरे आदमी को ईंटा देगा, पत्थर चला के मार देगा। तो वैसे पेशेंट को बांध के रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्टोडियल किसके अंदर आता है, तो सीवियर के अंदर आता है। बहुत सारा इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन बना सकते हो। यदि हम बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे कि एजुकेबल किसके अंदर आता है, तो माइल्ड के अंदर आता है। एजुकेबल किसके अंदर आता है, माइल्ड के अंदर आता है। एजुकेबल का IQ लेवल कितना होता है, तो 50 से 69 होता है।
पूछा जाएगा कि माइल्ड किसके अंदर रहता है, तो एजुकेबल। रिवर्स और ट्रांस रिवर्स ये समझना कि दोनों इसमें आ जाएगा। ट्रेनेबल किसके अंदर रहता है, तो मॉडरेट के अंदर रहता है। ट्रेनेबल का IQ लेवल कितना होता है, तो 35 to 49 होता है। डिपेंड किसके अंदर रहता है, तो सीवियर के अंदर रहता है। डिपेंड का IQ लेवल कितना होता है, तो 20 to 34 होता है। कस्टोडियल किसके अंदर आता है, तो प्रोफाउंड के अंदर IQ लेवल लेस देन 20 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग पढ़ लिए मेंटल डायमेंशन को अच्छे तरीक़ा से। अब है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में क्या होता है कि सोसाइटी के प्रति किसी भी पर्सन का कितना बॉन्डिंग है, ये आता है सोशल डायमेंशन में। स्पिरिचुअल डायमेंशन में आता है कि बिलीफ इन नेचर। यदि कोई भी पेशेंट नहीं, कोई भी पर्सन है बिलीव कर रहे हैं नेचर में और किसी भी पर्सन के जो स्पिरिचुअल को हार्म नहीं कर रहा है, बिलीफ उसके रिस्पेक्ट कर रहा है अनदर स्पिरिचुअल को, ये आता है स्पिरिचुअल में। मतलब कि बिलीफ इन नेचर और डू नॉट हार्म द एनी पर्सन के, किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके नेचर को, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल। वोकेशनल में आता है ये, वोकेशनल याद रखना, वोकेशनल में आता है कि अर्न करता है अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम, ये आता है वोकेशनल में। जैसे इसका एग्जांपल दे तो मान लो कि हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग करके क्या क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग करके वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटल में, टीचिंग कर सकते हैं, फिर कहीं पर जाके और काम कर सकते हैं। लेकिन नर्सिंग करके इतना खर्चा करके जाके लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग तरीका से हो गया। तो इसको हम लोग वोकेशनल के अंदर नहीं करेंगे। वोकेशनल का मतलब होता है कि अर्न हुड, लिख लेना, अर्न हुड अकॉर्डिंग टू नॉलेज एक्सपीरियंस फॉर लाइफ लॉन्ग टाइम, इसको बोलते हैं वोकेशनल। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितना इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख रहे हैं, इन्वायरमेंट के प्रति क्या हम लोग का है कंसेप्ट, ये आता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्यों जरूरी है, हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि यदि एजुकेशन है तो हम लोग किसी भी डिजीज हुआ तो उसके मैनेजमेंट में, उसके ट्रीटमेंट में क्या उसका ट्रीटमेंट चलेगा, किस तरह से इसका हम लोग बचाव करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ये हेल्प करता है एजुकेशन। लास्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो कि हमको TB हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यदि मेरे पास अच्छा पैसा है तो हम अच्छे तरीक़ा से दवाई लेंगे, फॉलोअप ट्रीटमेंट करेंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और यदि पैसा ही नहीं है और TB हो गया तो क्या होगा, लेकर सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेके कभी इधर दौड़ेंगे कभी उधर दौड़ेंगे, 4 दिन तो बीत जाएगा कि कौन सा काउंटर कहाँ पर है, यही चीज़ पता करने में। तो ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिकल भी हेल्प करता है किसमें, डायमेंशन ऑफ हेल्थ में। टोटल 8 डायमेंशन ऑफ हेल्थ होते हैं, इसको याद रखिएगा। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल। मेंटल डायमेंशन को डिटेल में बताएं तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को हम एक बता देते हैं चीज़ यहाँ पर जर्म थ्योरी के बारे में। जर्म थ्योरी दिए थे लुई पास्चर, लिख लीजिएगा यहाँ पे जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी कौन दिए थे, तो दिए थे लुईस पास्चर। क्वेश्चन पहले तो ऑब्जेक्टिव में यही बनता है कि जर्म थ्योरी गिवन बाय या फिर डिस्कवर्ड बाय, तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर क्या दिए थे, जर्म थ्योरी दिए थे। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया था कि किसी भी डिजीज के होने के पहले पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कौन बताए थे, तो बताए थे लुईस पास्चर। और एक होता है मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी, जिसको हम लोग वेब ऑफ कॉजेशन बोलते हैं, लिख लेना। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी को हम लोग वेब ऑफ कॉजेशन बोलते हैं, बस उतना ही याद रखना। उसके बाद हम लोग के बॉडी से रिलेटेड आया था एक थ्योरी, फ्लूइड से रिलेटेड, जिसमें आया था कि ब्लैक वाइल, येलो वाइल, रेड वाइल, वो आया था थ्योरी, तो उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। उस थ्योरी को क्या बोलते हैं हम लोग, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। उस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी बोलते हैं, जिसमें आता है ब्लैक वाइल, येलो वाइल, ये आता है ब्लड आता है, ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी, आप लोग उसको भी लिख लीजिएगा।
ठीक, ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इसमें डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आप लोग स्पेशल इस वीडियो में कुछ भी नहीं याद कीजिएगा, तो प्लीज़ आप लोग मेंटल रिटार्डेशन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, कब जो होता है IQ लेवल तो क्या बोलते हैं। उसके बाद ये चीज़ें याद रखिएगा कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एजुकेबल, ट्रेनेबल, डिपेंडर, क्वेस्टोडियल, किसमें क्या चीज़ें बोला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ही रिलेटेड। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।